नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वार्ताक्रम में आज हम एक ऐसे कवि की चर्चा करने वाले हैं जिन कवि की बिना संस्कृत साहित्य अधूरा है। अगर कहीं भी संस्कृत की चर्चा होगी तो उस कवि का नाम अवश्य ही लिया जाएगा। हम ऐसे कवि की चर्चा करने वाले हैं जो अपनी पत्नी से बेइज्जत होकर के घर से जिसकी पत्नी निकाल दिया हो और फिर बाद में बहुत बड़े विद्वान बने। एक ऐसे कवि की चर्चा करने वाले हैं जिसने अपने बचपन से लेकर के युवावस्था तक मूर्खता में व्यतीत करती हो, लेकिन बाद में बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान बने। ऐसे कवि की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए चर्चा को शुरू करते हैं। ऐसे जो कवि थे जो कि अपनी पत्नी से अपमानित होकर के और बहुत बड़े विद्वान बने, ऐसे कवि का नाम है महाकवि कालिदास। कालिदास का नाम संसार के श्रेष्ठ कवियों में गणना होती है। संसार के जितने भी साहित्य हैं उन साहित्यों में कालिदास की चर्चा अवश्य होती है, निश्चित रूप से होती है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यानी कि कालिदास ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जिनकी वजह से संस्कृत साहित्य आज धन्य धन्य हो गया है। आज बड़े सम्मान के साथ लोग याद करते हैं। ऐसे कवि की चर्चा करने वाले। तो हम चर्चा को शुरू करते हैं कालिदास के जन्म के बारे में। कालिदास का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ऐसा उन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं वर्णित नहीं किया है। लेकिन हम लोग उनकी रचनाओं के आधार पर, उनकी रचनाओं के जो विषय हैं, उनकी रचनाओं का जो एक क्षेत्र है, उनके आधार पर विद्वानों ने ये विचार किया है कि महाकवि कालिदास का जन्म उत्तर प्रदेश के उज्जैन में उनका जन्म हुआ। उज्जैन नगरी को उनका जन्म क्षेत्र मानते हैं, क्योंकि कालिदास को उनकी रचनाओं के आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि कालिदास को उज्जैन से बहुत लगाव था। मेघदूत का मैं जब महाकाल मंदिर का वर्णन करते हैं तो इससे यही प्रतीत होता है कि उज्जैन से लगाव था। देखिए, जन्म के विषय में व्यक्ति को कुछ सबूत होते हैं, उनके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं उसका जन्म वहाँ हुआ होगा। जैसे कि कालिदास को उज्जैन से लगाव था, नदी पहाड़ पर्वत से लगाव था, इसका मतलब उनका जो क्षेत्र था वो इधर ही रहा होगा। लेकिन कुछ हमारे जो विद्वान हैं वो ये तय करते हैं, वो ये मानते हैं कि कालिदास का जन्म उज्जैन में न होकर के उत्तराखंड के कविल्ठा नामक, रुद्रप्रयाग में पड़ता है, कविल्ठा नाम का गांव है, और वहां पर महाकवि कालिदास का जन्म हुआ है। खैर, जन्म उनका विवाद है। अभी कुछ लोग उन्हें बंगाल का मानते हैं कि उनका जन्म बंगाल में हुआ, लेकिन निष्कर्ष रूप में हम देखें तो इनका जन्म अधिकांशतः विद्वान उज्जैन में स्वीकार करते हैं। दूसरी बात है कि उनका जन्म कब हुआ, कौन सा ईयर में हुआ, कौन से साल में हुआ, तो इसमें से बड़ा मतभेद है। 1070 ईसा पूर्व अग्निमित्र नाम के राजा ने राज्य किया, और महाकवि कालिदास की एक रचना है मालविकाग्निमित्रम, जिसमें अग्निमित्र को नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। इससे यह तय हो जाता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि महाकालिदास इससे पहले नहीं हुए होंगे, उसी समय में हुए होंगे, बाद में भी हो सकते हैं। अच्छा, इधर आप पढ़ते हैं तो 6वीं शताब्दी में महाकवि बाणभट्ट, संस्कृत साहित्य के विद्वान, महाकवि बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित। उन्होंने अपने हर्षचरित रचना में महाकवि कालिदास की रचनाओं का, उनके नाम का उद्धरण दिया है। इससे ये भी शुद्ध उसके बाद नहीं, इससे पहले के हैं, अर्थात ईसा पूर्व से लेकर के 6वीं शताब्दी के मध्य महाकवि कालिदास का जन्म निश्चित किया जाता है। महाकवि कालिदास, जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि बचपन में वो जड़ थे, मूर्ख थे। एक विद्युत्मा नाम की एक राजपुत्री बहुत विदुषी थी। उनके जीवन के विषय में कुछ हम लोग संज्ञान मिलते हैं कि विद्युत्मा नाम की बहुत बड़ी विदुषी, उसके पिता ने सोचा कि हमें विद्युत्मा का विवाह करना है, लेकिन वर उतना ही योग्य होना जितनी मेरी बेटी। हर पिता यही चाहता है कि मेरी बेटी से उसका पति योग्य हो, क्वालिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो। तो विद्युत्मा के पिता ने भी यही सोचा, तो उन्होंने एक स्वयंवर रखा और शास्त्रार्थ भी रखा
कि जो मेरी पुत्री को, विद्युत्मा ने स्वयं कहा कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, विद्युता में पराजित कर, वो मेरा पति होगा। दिन निश्चित हुआ, समय आया, बड़े बड़े दूर दूर देश के राजा लोग आए कि शायद हम विद्युत्मा से विवाह कर ले, हम भी चले, बूढ़े बुजुर्ग सब आ रहे थे। और विद्युत्मा से विवाह का शास्त्रार्थ हुआ और वो सारे के सारे विद्वान विद्युत्मा से एक एक करके पराजित हो गए, हार गए, बेइज्जत भी हुए। जब किसी महिला से, किसी स्त्री से अगर कोई हार जाता है तो अपने को फील तो इंसल्ट तो महसूस करता ही है। तो वो सारे विद्वान भी अपनी बेइज्जती महसूस किए, अनुभव किए और सोचे कि इस बदला लेने के लिए कि इस विद्युत्मा का विवाह, इस राजकन्या का विवाह ऐसी किसी व्यक्ति से करवा जो मूर्ख हो। खोजने लगे, ढूंढने लगे, चले गए, देखा, इधर उधर घूमा तो देखा कि एक लड़का, एक युवक एक पेड़ की शाखा पर बैठ करके वो लकड़ी काट रहा था और जिस शाखा पर बैठा उसके अग्रिम भाग पर वो बैठा हुआ था और जो जड़ भाग था शाखा का, तने का जिसमें जुड़ा हुआ था, उधर से वो लकड़ी काट रहा था। यानी कि लकड़ी अगर कटेगी तो वो भी नीचे गिरेगा। देखा कि ये बालक, यार ये व्यक्ति, ये युवक तो बड़ा मूर्ख है, इससे बड़ा दुनिया में कौन मूर्ख होगा। उसको नीचे उतारा, भाई नीचे आओ, तुम विवाह करोगे? युवक बोला, मेरा विवाह भाई असंभव है, मेरा विवाह नहीं हो सकता। मूर्ख था, पढ़ा लिखा नहीं है। कहने नहीं, आपका विवाह कराएंगे, विद्वानों ने कहा, और हम आपके एक राजकन्या से, राजपुत राजा की बेटी से विवाह कराएंगे, बोलो तुम तैयार हो? तो सोचा, उसने मन में सोचा कि हाँ मैं कर लेता हूँ। तो कहा हाँ तैयार हूँ। बोले हम जैसा कहें वैसा ही करोगे, आगे बिल्कुल तुम हमारे इच्छा के विपरीत कुछ नहीं करोगे। वो तो उससे शादी हो रही थी, उससे क्या प्रॉब्लम है? भाई ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। उसके बाद उसे सजा के बाल बाल सेट करके और एकदम विद्वान की पोजीशन में उसको वहाँ ले जाएगा। विद्युत्मा के सामने प्रस्तुत कर दिया। विद्युत्मा से कहा ठीक है, ये हमारे गुरुजी हैं और ये मौन व्रत, उससे बता दिया था कि तुम्हें बोलना नहीं, चुप रहना है, और कहा कि इन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है, आप इनसे सांकेतिक भाषा में अपना शास्त्रार्थ कर सकती हैं। विद्युत्मा स्वीकार कर लिया, ठीक है। अब कालिदास को तो कुछ पता ही नहीं, क्या शास्त्रार्थ, क्या बातचीत, क्या कुछ नहीं पता हमको। तो विद्युत्मा ने प्रारंभ किया और एक उंगली उठाई। अब कालिदास सोची, यार एक उंगली का क्या मतलब, ये लड़की क्या कहना चाहती है। उसने सोचा, मुझे लगता है कि मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, और उसने दो उंगली उठा ली। बोले अगर उसने मेरी एक फोड़ी, मैं उसकी दोनों फोड़ दूंगा। कालिदास को ने ऐसा सोचा, दो उंगली उन्होंने दो उठा दी। कालिदास वो क्या जाने, वो तो वही सोच रहे कि जैसा विद्युत्मा कह रही होगी यही मतलब है, तो मतलब, लेकिन उसका कुछ प्रश्न और था। इसके बाद विद्युत्मा ने 5 उंगली उठाई। तो कालिदास ने सोचा कि इसका मतलब क्या होता है। उसने सोचा कि मुझे लग रहा है कि मेरे थप्पड़ मारेगी, अगर इसने मेरे थप्पड़ मारा तो मैं इसकी क्या मारूंगा, प्रहार घूसे से करूंगा, ऐसा कालिदास ने सोचा। और भी सवाल हुए और उसमें विद्वानों ने उसको स्पष्ट किया विद्युत्मा से कि आपने अगर एक उंगली उठाई तो आपने कहा ईश्वर एक है, लेकिन हमारे गुरुजी जो कि मौन व्रत धारण किए हुए हैं उन्होंने कहा ईश्वर एक नहीं, दो, जीवात्मा परमात्मा। इस तरह से उन्होंने व्याख्या की। और आपने कहा कि 5 तत्व होते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव का मतलब है कि 5 तत्वों से एक शरीर का निर्माण होता है। इस तरह से स्पष्ट करने पर विद्युत्मा ने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब तो कालिदास का विवाह हो गया। कालिदास मूर्ख, एकदम मूर्ख, और विद्युत्मा विदुषी, विवाह हो गया। दोनों के शादी हो गई, विद्वान भी खुश हो गए कि ठीक रहा, बहुत ज़्यादा होशियार बनने थी ना, बहुत ज़्यादा विद्वान बनने थी, अब रोए जीवन भर। एक दिन कालिदास और विद्युत्मा बोल नहीं रहे थे। वो एक दिन कालिदास विद्युत्मा छत पर खड़े हुए, सायंकाल का समय रहा। एक जंगल की तरफ से ऊंट आता हुआ दिखाई दिया। संस्कृत में ऊंट के लिए उष्ट्र बोला जाता है, उष्ट्र। अब कालिदास को क्या पता कि उष्ट्र बोले क्या बोले हैं, जो अपना भाषा रही जो बोलते वही बोलते होंगे। कालिदास ने कहा उष्ट्र उष्ट्र उष्ट्र, उष्ट्र नहीं उष्ट्र। जब उष्ट्र कहा, विद्युत्मा सोची ये व्यक्ति क्या बोलता है। विद्युत्मा ने कहा उष्ट्र नहीं उष्ट्र है। अब वो क्या जाने उष्ट्र है, और भी अब तो उसकी पोल खुल गई। अब विद्युत्मा को लगा कि मेरा जीवन तो नरक हो गया, ये क्या कर लिया मैंने, शादी कैसे व्यक्ति से शादी कर ली। अब
विद्युत ने उसको बहुत अपमानित किया, बेइज्जत कर दिया और कहा कि जब तक मेरे से बड़ा विद्वान तब तक मेरे घर में पैर मत रखना। पत्नी से बेइज्जती कौन बर्दाश्त करेगा? अरे पत्नी ऊंची आवाज में बोल देना कोई पसंद नहीं करता है। और उसको तो बहुत अपमानित किया गया। कालिदास चले गए दुखी और बेचारे। मंदिर मिला, मंदिर में काली माता का मंदिर, वहां जाकर सर पटक पटक के रोने लगे। क्या करूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी से अपमानित को जीना नहीं चाहता। पटक सिर पटक पटक के। वो इतने मूर्ख थे कि उन्हें थोड़ा सा कठिन वर्ड हो ना वो भी नहीं बोल पा रहे, विद्योतमा भी नहीं बोल पा रहे, सिर पटक पटक के रो रहे थे। काली माता को दया आ गई, प्रसन्न हो गई और कहा वत्स मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहते हो। अब वो क्या चाहता वो मुझे उसे नहीं पता क्या चाहता है। तो काली माता ने कहा कि तुम्हें किसने परेशान किया है, तुम किससे पीड़ित हो, तुम्हें किसने मारा है। अब वो कहने तो ये चाह रहा था मुझे विद्योतमा ने, उसकी पत्नी अपनी पत्नी का नाम लेना चाह रहा था, पर उसने कहा मुझे विद्या ने मारा है, विद्या ने मारा है और मैं विद्या चाहता हूं, मैं विद्या से प्रेम करता हूं, मुझे विद्या चाहिए। तो बस देवी समझी ये तो शास्त्र विद्या चाहता है, तथास्तु तो कह दिया वो व्यक्ति सम्राट, मतलब विद्वान हो गए उसके नेचुरल अपने अंदर। जब वो विद्वान बन गए तथास्तु कह दिया जाओ तुम धन्य हो और मैंने तुम्हें विद्वता से युक्त कर दिया, विद्या से युक्त कर दिया। अब कालिदास अपने घर चले तो विद्वान हो गए, जो बोले संस्कृत बोले, अरे अब क्या बात है। और जब वो वहां पहुंचे अपने घर, विद्युतमा की गेट बंद था, उन्होंने कुंडी खटखटाई, खटखटाने के बाद कोई आवाज नहीं आई। तब कालिदास ने कहा, क्या कहा कालिदास ने, अनावृत कपाटम द्वारम देहि, अर्थात देवी दरवाजा खोलो। विद्युतमा ने सोचा कि बाहर कोई व्यक्ति आ गया है, कौन है पता नहीं, मैं देखती हूं जाके। और विद्युतमा जैसे बाहर गई तो जाने से पहले विद्युत अंदर से कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, अर्थात ये किसकी वाणी है, कौन है। तो अपनी पत्नी के मुख से उन्होंने 3 शब्द सुने, अस्ति कश्चित और वाग। जब ये वार्ता सुनी, बात हुई तो गेट खुला, द्वार खोला, अरे वाह कालिदास है। अब तो वो शास्त्रार्थ संस्कृत वार्ता होने लगी, विद्वान हो गए ना। तो कालिदास ऐसे थे और कालिदास ने अपनी पत्नी के मुख से 3 शब्द सुने, अस्ति कश्चित वाग विशेष, और इन तीनों शब्दों को आधार बना करके यानी कि 3 काव्यों की रचना कर डाली। इतने बड़े विद्वान। अस्ति से कुमार संभव, कुमार संभव जैसे महाकाव्य की रचना, अस्ति शब्द थे, अस्ति तस्याम इत्यादि शब्द से उन्होंने महाकाव्य कुमार संभव की रचना कर दी। कश्चित खंड काव्य है, मेघदूत, कश्चित कांता विरह गुणा, इस तरह से उन्होंने यहां से प्रारंभ करके एक खंड काव्य की रचना कर दी। वाक, वाक अर्थाव संप्रक्तो वागर्थ प्रत्यय, यहां से प्रारंभ करके उन्होंने रघुवंश महाकाव्य की रचना की, जो कि तीनों महाकाव्य लघुत्रय के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ कवि, मूर्धन्य कवि, जो कि पत्नी से पीड़ित होकर के विद्वान बन गए, ऐसे कवि की जीवन ये चर्चा। और उन्होंने उनकी 7 रचनाएं, एक सूत्र है मुख्य उनकी, वैसे तो उन्होंने काफी रचना 30-40 लगभग उनकी रचनाओं के नाम मिलते हैं, परंतु जो उनकी प्रसिद्धि मिली, उनको ख्याति मिली और जिनकी संस्कृत साहित्य धन्य धन्य हो गया, ऐसी उनकी 7 रचनाएं हैं। 7 रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक सूत्र है रि मा कु मे विसार, रिमा कुमे विसार। रि से ऋतुसंहार, मां से मालिकाग्नि मित्रम, कु से कुमार संभव, मे से मेघदूतम, शा से शाकुंतलम मतलब अभिज्ञान शाकुंतलम, र से रघुवंश महाकाव्य। ये माना जाता है कि रघुवंश महाकाव्य उनकी अंतिम रचना। और इस तरह से महाकवि कालिदास ने संस्कृत को धन्य कर दिया, संस्कृत कृतार्थ कर दिया, संस्कृत को ऋणी बना दिया अपना, और संस्कृत साहित्य आज भी उनका ऋणी है। ऐसी ऐसी श्रेष्ठ रचनाएं देकर के संस्कृत की जो विज्ञान शाकुंतलम रचना है उसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, जिससे आज हम लोग जाने जाते हैं, भारतवर्ष जाना जाता है, संस्कृत को जाना जाता है। ऐसे कवि महाकवि कालिदास को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत
हम उनके आभारी हैं कि हम उनके वंश में, हम ऐसे विद्वान कवियों की भारत भूमि पर हम जन्म लिया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरे वीडियो, अगर ये कालिदास की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिएगा। बहुत